नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 में, और क्लास 6 में आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, क्या कब और कैसे। क्या कब और कैसे, इसके पहले हमने पॉलिटी में अगर देखा जाए तो हमने लेक्चर नंबर 1 डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि हम 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पूर्ण रूप से जो विस्तार के साथ है, जो आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग कराएंगे, महत्वपूर्ण तरीके से पॉइंट बनाएंगे, आपके महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन भी कराएंगे। हम लोग सारी चीज़ों को आपको एनालिसिस के तौर पर हम लोग कराने वाले हैं साथियों। हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दिया, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट हो गया है, और आज हम लोग हिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट डाल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हम लोग जियोग्राफी का लेक्चर नंबर फर्स्ट डालेंगे। तीनों चीज़ों को हम लोग क्रम से चलाएंगे, और हो सकता है आपको जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर तीनों चीज़ों को हम लोग क्या कवर करा देंगे आपका। ठीक है साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सिर्फ 4 चीज़ों को पढ़ना है। उन 4 चीज़ों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन सी 4 चीज़ों को हैं इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो आप क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। आप लोग सीखेंगे इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इसके अलावा देखेंगे इतिहास के स्रोत है, इतिहास के स्रोत मतलब इतिहास के जो स्रोत हैं वो किस तरह के हैं। इतिहास के स्रोत के तौर पर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हैं, उन चीज़ों के द्वारा हम इस स्रोत किस तरीके से जान सकते हैं इतिहास के बारे में। और इसके अलावा भारत का नाम कैसे पड़ा, जो भारत नाम है वो भारत का नाम किस तरीके से पड़ा। और जो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे वह तारीखों के मतलब का क्या है, जो तारीखें होती हैं उनका मतलब क्या होता है साथियों। चलिए साथियों देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है साथियों, इतिहास की बात हो रही है। इतिहास क्या होता है? मानव के बीते हुए कल की कहानी को, मानव के बीते हुए जो बीता हुआ कल होता है ना हम लोगों का, तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हैं। देखिए दोस्तों, समय की अगर बात की जाए तो समय एक सा नहीं रहता है, समय क्या परिवर्तित होता रहता है। वही बात की गई कि मानव समाज में विभिन्न कालों में क्या तरह तरह के बदलाव। जब समय में चेंज परिवर्तन हुआ तो मानव क्या किया, अपने अंदर भी क्या विभिन्न समाज में क्या विभिन्न प्रकार क्या किए, तरह तरह के बदलाव किए हैं साथियों। साथियों इसी में देखते हैं, इतिहास से हमें इन बदलावों के बारे में पता चलता है। इतिहास के द्वारा हमें क्या जानते हैं, इन तरह के बदलावों के बारे में क्या पता हमें चलता है साथियों। साथियों आगे देखते हैं इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व देखते हैं कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें किसके बारे में पता चलता है? इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है साथियों। आगे देखते हैं साथियों इसी में, इतिहास से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। देखिएगा, भूतकाल में हमें इतिहास से जानकारी इतिहास से पता चलता है कि लोग किस तरह से रहते थे, कि लोग कच्चे मकानों में रहते थे, कि लोग पक्के मकानों में रहते थे, लोग जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, लोग क्या खाते थे, लोग कच्चा मांस खाते थे या पकाकर खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे। ये इन सभी तरह की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ये इतिहास से प्राप्त होती है साथियों। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता था, लोग किस तरह के क्या धंधा करते, किस तरह से अपनी आजीविका चलाते। ये सारी चीज़ें क्या बताते, इतिहास से हमें क्या प्राप्त होती हैं साथियों, जानने को मिलती हैं। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा साथियों, इतिहास से हमें अपने पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता चलता है। देखिए, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी महान उपलब्धि हैं उनके बारे में पता चलता था, उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की उनके बारे में भी हम लोगों को क्या इतिहास से पता चलता है साथियों। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह के खेल खेला करते थे। देखिए, जो समय काल जो बीत गया उस काल के बारे में पता चलता है कि जो बच्चे होते थे वो किस तरह का क्या खेल खेलना पसंद करते, कौन सा खेल खेलते थे साथियों। साथियों आगे देखते हैं, इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सकें। देखिएगा, जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की उन गलतियों को हम लोग क्या है, उन गलतियों को देखते हुए क्या हम लोग क्या करते हैं, अपना भविष्य को आगे आने वाले समय को क्या सबक लेते हैं, उसी तरह से क्या अपने भविष्य को क्या बेहतर बनाते हैं साथियों। अब दूसरा में पॉइंट क्या देखना है, लोग कहाँ रहते हैं, लोग जो रहते थे वो लोग कहाँ पर रहते थे। देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में
प्रागैतिहासिक काल में लोग निम्नलिखित स्थानों पर रहते थे। कई स्थान हैं जिन पर क्या है लोग रहते थे। आइए उन स्थानों को देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में देखा जाए तो इस चैप्टर में जो स्थान दिए गए उन स्थानों को मैं पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन जगह पर रहते थे। सबसे प्रथम नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहते थे। इसके अलावा पूर्वोत्तरी गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर लोग क्या है निवास करते थे साथियों। अब इनके बारे में साथियों विस्तार से जान लेते हैं। इसके अलावा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास और इसके अलावा गंगा और सोन नदियों के किनारे लोग क्या बसे हुए थे। नदियों के किनारे इस वजह से बसते थे क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या नहीं होती थी साथियों। ठीक है, ये नदियाँ अगर देखी जाए ये गंगा है या जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो सदाबहार नदियाँ होती हैं क्योंकि वो हिमनद से निकलती हैं, तो वहाँ क्या पानी की कमी नहीं होती है साथियों। ठीक है साथियों, अब देखते हैं सर्वप्रथम नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर बात की जाए साथियों, अगर नर्मदा नदी की देखी जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है साथियों, जो अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा नदी कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे या फिर कंद मूल फल या फिर कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। कैसे? जो अगर देखा जाए नर्मदा नदी के तट पर जो लोग रहते थे वो क्या करते? शिकार करते थे। तो शिकार करने के अलावा वो लोग क्या करते थे? फिर कंदमल फूल इकट्ठा करते थे और ऐसे लोग क्या किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रहते थे साथियों। साथियों आगे देखते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। इन पहाड़ियों में लोग लगभग 8000 वर्ष पहले रहते थे। कब रहते थे? 8000 वर्ष पहले रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। अगर खेती की शुरुआत की बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि खेती की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई? तो आप बताइए किरथर सुलेमान पहाड़ियों। ठीक है, वे गेहूं और जौ की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? गेहूं और जौ की खेती करते थे। ये लोग भेड़ बकरी तथा गाय बैलों को पाला करते थे। ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिककर रहते थे। इसी समय के आसपास गांवों का निर्माण होने लगा था। अगर देखा जाए 8000 की अगर बात कर रहे हैं, अगर ये लोग जो किरथर की पहाड़ियाँ थी, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी वो 8000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली रहने लगे और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर गाँव का निर्माण होने लगा साथियों आगे और इसके अलावा इन्होंने क्या की? यहाँ पर खेती की। और खेती किसकी थी? कि इन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की साथियों। और उस खेती की शुरुआत भी कहाँ पर की? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि खेती की शुरुआत इन्होंने कहाँ पर की? तो कहाँ पर की? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर आसपास। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में साथियों गारो विंध्य की पहाड़ियाँ। गारो और विंध्यांचल की जो पहाड़ियाँ उनकी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की। देखिए साथियों यहाँ से फिर आपका ये क्वेश्चन बन गया कि धान की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर शुरुआत की गई थी? गारो और विंध्य की पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों ने की थी। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। कहाँ पर होती थी? विंध्याचल के जो उत्तर का क्षेत्र वहाँ पर भी क्या होती है? वहाँ पर भी खेती होती थी साथियों आगे देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अगर देखिए सिंधु नदी की अगर बात कर रहे हैं, अगर सिंधु नदी की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात सिंधु नदी जो है अगर इसकी अगर सिंधु नदी की अगर बात की जाए पर्टिकुलरली तो ये जो निकलती है वो निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अगर सिंधु की अगर सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें झेलम है, रावी है, झेलम है, इसके अलावा रावी है और इसके अलावा चिनाब है, ब्यास है, सतलज। ये क्या है? सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जो सहायक नदियों की बात कर रहे हैं साथियों। और अगर सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? इसका उद्गम स्थल जो होता है वो होता है मानसरोवर झील तिब्बत से। और अगर इसका देखा जाए जो मोहाना जो जहाँ पर गिरती है वो गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। और ये इस एक प्रकार की सदाबहार क्या है? सदाबहार या कह सकते हैं सदाबहार नदी है क्योंकि यहाँ पर क्या पानी बरस भर बना रहता है इस नदी में। साथियों देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास हुआ। देखिए गाँवों का हमने विकास देख लिया कहाँ पर होता था। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आरंभिक शहरों का क्या विकास हुआ? लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी।
गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर हुआ। देखिए, कुछ जो शहरों का विकास हुआ वो सोन नदी के जो नदियों किनारे स्थान थे वहाँ पर क्या विकसित हुआ। इसके अलावा कुछ शहरों का विकास समुद्री जो तट थे उन पर क्या उनके किनारों पर भी हुआ। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं साथियों इसी में हमारे देश के नाम। क्या? हमारे देश के नाम। देखिए, हमारे देश के नाम, हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत काफ़ी प्रचलित है। अब देखते हैं कि हमारे देश के इन नामों के पीछे कहानी क्या है। ये भारत के जो नाम पड़े वो किस प्रकार से पड़े। देखिए दोस्तों, अगर नामों की अगर बात की जाए तो नाम दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, नाम क्या होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। और दो प्रकार से नाम किस तरीके से होते हैं? एक होता है औपचारिक नाम और एक होता है अनौपचारिक। एक होता है ऑफिशियल, एक दूसरा होता है अनऑफिशियल। ठीक है, नामों भी कई प्रकार से होती हैं। अगर नामों की भारत की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत के दो प्रमुख नाम हैं। औपचारिक नाम कौन कौन से? एक भारत है, दूसरा क्या है? इंडिया है। और अनौपचारिक में बाकी नाम आ जाते हैं। आर्यवर्त हुआ, भारतवर्ष हुआ, जम्बूद्वीप हुआ, हिंदुस्तान हुआ, नाभी वर्ष हुआ, उसके बाद तियांजु भी हुआ। ठीक, ये क्या ये अनौपचारिक नाम होगा। पर्टिकुलर नाम कौन कौन से? भारत और इंडिया नाम है साथियों आगे इसमें देखते हैं इंडिया। ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे। कहाँ आते थे? उत्तरी पश्चिमी इलाकों में आया करते थे। इसलिए वे सिंधु नदी को इंडस नदी के बारे में जानने लगे। देखिएगा, बताया गया है कि जो ईरान के लोग थे वो क्या करते, वो जो सिंधु नदी पड़ती है सर्वप्रथम, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस कहते थे। और इंडस से ही निकल के बनाया क्या? इंडिया। ठीक है, क्या निकल के बनाया? इंडिया। तो ईरानियों ने क्या नाम दिया? इंडस से ही निकल कर क्या बनाया? इंडिया बनाया साथियों। तो वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस भी कहते थे। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ गया। देखिए, सिंधु नदी के जस्ट पूर्व का जो इलाका था तब वो पूरा भारत का इलाका था। तो वो जब सिंधु नदी को इंडस कहते थे, ठीक है, इसमें बताया गया इंडोस या हिंदोस, ठीक है, इंडस कहते थे, उसी से पर्टिकुलरली नाम निकल के क्या आ गया? इस वाले क्षेत्र का उन्होंने क्या रख दिया? इंडिया रख दिया साथियों। ठीक है साथियों, अब देखते हैं भारत नाम कैसे पड़ा? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों को भरत कहा जाता था। क्या कहा जाता? भरत कहा जाता था। इनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। इनका जिक्र किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा साथियों आगे देखते हैं इतिहास के स्रोत। अब इतिहास के जानने के जो स्रोत है वो हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं साथियों जो मैंने जो आपको ये नोट्स दिखा रहे हैं, जो हम लोग जिससे पढ़ा रहा हूँ मैं, ये मैंने बहुत ही, ये मान के चलिएगा, बहुत ही बारीकी तरीके से छांट के चुनिंदा तरीके से आपके लिए पर्टिकुलरली बनाया है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी आ जाए, इन जो मैं एनसीईआरटी सीरीज पढ़ा रहा हूँ यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब देखते हैं इतिहास के स्रोत साथियों। इतिहास के कुछ स्रोतों के बारे में आगे बताया गया है, जैसे पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, पुरातत्व स्थल हो गया साथियों। अब देखते हैं साथियों पांडुलिपि होती क्या है। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। क्या होती है? जो हाथ से लिखी हुई जो किताब होती है उसको क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। छपाई प्रिंटिंग की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। जो छपाई तकनीक जो क्या हो आविष्कार उसका बाद में, बहुत बाद में हुआ। उसके पहले क्या हुआ था? किताबों को जो लिखा जाता था वो हाथों से लिखा जाता था साथियों। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोज पत्र पर लिखा जाता है। शुरू की जो पांडुलिपियाँ होती थी वो किस पर लिखी जाती? वो पहले ताड़ के जो पत्ते थे उस पर लिखी जाती या फिर भोज पत्र पर लिखी जाती थी साथियों आगे देखते हैं। लिखा जाता था। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। जो पांडुलिपियों की अगर बात की जाए, उन जो एकत्रित किए गए उनसे हमें किस किस की जानकारी प्राप्त होती है? उनसे होती है हमें धार्मिक विश्वास और रीतियों, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में क्या है प्रमुख रूप से जानकारियाँ हमें मिलती है साथियों आगे देखते हैं अभिलेख। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं।
कोई पत्थर होता है, अगर पत्थर पर क्या है हम लोग लिख देते हैं कुछ, ठीक। उसी टाइम में पिछली अगर देखा जाए प्राचीन काल में क्या होता है, ऐसी खम्भे बने होते थे, उस पर क्या पत्थर से क्या उकेर देते थे, उसको ही क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरक्षित रह सकता है, क्योंकि अभिलेख क्या है, कोई खम्भा है तो खम्भा तो इतनी जल्दी मिटेगा नहीं, ना फूटेगा फूटे, ठीक है। उस पर क्या है, उस पर क्या लिखा जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, पांडुलिपि की अपेक्षा क्या है, अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए क्या सुरक्षित रह सकता है। ज़्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते थे। क्या मिलते थे, किसी राजा की जो घोषणा थे या आदेश थे मिलते थे। ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें साथियों, ठीक है। जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करवाते थे, या पर कोई घोषणा करवाते थे तो उन घोषणाओं क्या करते थे, वो अभिलेखों पर लिख देते थे, जिससे जो अधिक से अधिक लोग उनको पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों और अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत या प्राकृतिक या तमिल में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं, जो अभिलेख लिखे गए हैं वो पर्टिकुलरली 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, अधिकतर संस्कृत या प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे गए। अब देखते हैं दोस्तों आगे साथियों, सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी। सिक्के हम लोगों ने कई तरह के सिक्के देखे हैं, पुराने काल के भी सिक्के देखे हैं, जिसमें क्या है पर्टिकुलरली राजा की क्या तस्वीर बनी होती थी। इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। जिस राजा की उस सिक्के में क्या तस्वीर बनी रहती तो हम लोग पर्टिकुलरली पता लगा देते कि ये सिक्का उस राजा की काल का है, ठीक है साथियों। सिक्कों से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता था। सिक्के की डिजाइन देख के, सिक्के की खूबसूरती को देख कर हम लोग पता लगा सकते हैं उस टाइप के जो कारीगर रहे हैं वो किस तरह के, किस दर्जे के कारीगर रहा करते थे साथियों। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई थी, जो सिक्कों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 600 ईसा पूर्व में हुई थी साथियों आगे देखते हैं, पुरातत्व स्थल। जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, पुरातत्व स्थल कहते हैं। जिस स्थान से क्या मिलते हैं, ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं, इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। क्या, जो भवन होते हैं, पुराने मकान होते हैं तथा स्मारक होते हैं, वो किस में आते हैं, वो भी पुरातत्व स्थल की क्या श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावेश और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी क्या मिलती है, क्या मिलती है हमें, प्रचुर तमाम तरह की क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। किस तरह के डिजाइन के मकान बने थे, किस तरह के क्या स्मारक बनाए गए थे, इन तरह की जानकारी हमें क्या प्राप्त होती है साथियों आगे देखते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। किसको कहते हैं, पुरावशेषों के जो अध्ययन करता था उसको क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं साथियों। अब पर्टिकुलरली साथियों हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं तारीख का मतलब क्या होता है। तारीख की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने में क्या सहूलियत होती है, कौन सी घटना किस समय घटी है, तो हमें क्या इससे क्या हमें पता चलता है साथियों। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। तारीखों का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या है ना, एक किसी भी क्रम को हम लोग क्या क्रम से लगा सकते हैं, कौन सी घटना किस काल में हुई, किस समय हुई, तो तारीखों के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं साथियों, ठीक है साथियों। इसी में आगे देखते हैं, इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए BC ईसा पूर्व और AD ईस्वी का इस्तेमाल होता है। देखिए क्या होता है, अगर ईसा मसीह के जन्म की अगर बात की जाए, ठीक है, जन्म के बाद का जो समय काल इस साइड का होता है 1 2 3, तो ये पर्टिकुलरली गिना जाता है, ये पर्टिकुलर AD में गिना जाता है। और जन्म के जो बाद का समय हो जाता है वो BC में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, BC में गिना जाता है साथियों। तो साथियों AD ईस्वी का इस्तेमाल होता है। BC का मतलब होता है ईसा से पहले, ठीक है, उनके जन्म के पहले का समय। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी होता है साथियों इसमें देखते हैं, यानी ईश्वर के साल में। कभी कभी AD की जगह C कॉमन एरा का भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह BC की जगह BCE का भी इस्तेमाल होता है साथियों। तो साथियों अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।